वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और इस बार मैं लेके आई हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 11 के बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के। कहां पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है कंटेंट इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, वो भी फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, गिन के दिन बचे हैं, फुल ऑन फुल स्कोर करने हैं। केस स्टडी मतलब मैं पूरा सेक्शन सी ही डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। एक और चीज, जब हम केस स्टडी मतलब पढ़ते हैं तो याद रखो ये इंग्लिश का अनसीन पैसेज नहीं है। हाँ, बहुत बार कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे कि डायरेक्ट वहीं से सॉल्व हो जाएंगे, पर बहुत बार ये अलग रहेगा पैटर्न की केस स्टडी में जो केस है वो कुछ अलग बोल रहा होगा और क्वेश्चन तो तुम वही लिख के आओगे, तुम घर से याद करके गए हो या मेरे साथ बैठ के याद किए हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो उसको अनसीन पैसेज की तरह प्लीज ट्रीट मत करो, ठीक है। चलो तो पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और बुक उठाओ। तो पहला क्वेश्चन या पहला केस अभी का वापस क्या पैटर्न है केस स्टडी बेस का? कीवर्ड्स को करना है अंडरलाइन, एक बार पढ़ लेना है, फिर दोबारा रीड करना है। पर दोबारा रीड जब हम करेंगे तो राजधानी एक्सप्रेस में रीड करेंगे। मतलब मैम, मतलब फटाफट सारी कीवर्ड बोल के फिर अपने माइंड में एक चीज वो फिट कर लेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस क्या बोल रहा है देख लेते हैं। जीन मैनिपुलेशन इज अ फास्ट इमर्जिंग साइंस, ठीक है। वो जीन मैनिपुलेशन के बारे में बताया, अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इट स्टार्टेड विद डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब ये शुरू किसके साथ हुआ? जीन मैनिपुलेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के साथ हुआ। इट इज नेम वेरियसली एज डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। वो बोल रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी सब उसको बोला जाता है। दिस टेक्नोलॉजी दैट मोस्टली इन्वॉल्व कटिंग, अब इसमें सबसे ज्यादा क्या इन्वॉल्व है? कटिंग है, हाँ हमको पता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड पेस्टिंग लाइगेज का यूज करके ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज बेस्ड ऑन टू इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन बैक्टीरिया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, क्योंकि चिपकाओगे कहां पे? कट करके अपना जो डिजायर्ड जीन है वो अटैच कहां करोगे? प्लाज्मिड में ही ना। तो ये लिखा है प्लाज्मिड, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पॉल बर्ग जिसने ये डिस्कवर किया, पॉल बर्ग वाज एबल टू इंट्रोड्यूस अ जीन ऑफ SV40 इनटू अ बैक्टीरियम। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया? पहली बार जीन को इंट्रोड्यूस किया, किसमें? SV40 का जीन किसमें? बैक्टीरियम में। द साइंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टुक बर्थ व्हेन, अब एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी आई कब? जब कोहेन एंड बॉयर वर एबल टू इंट्रोड्यूस अ पीस ऑफ जीन कंटेनिंग फॉरेन डीएनए इनटू प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो पहली बार ये इंट्रोडक्शन किसने किया था? पॉल बर्ग ने। मतलब हम बोल सकते हैं ओरिजिनेशन कहां से शुरू हुआ? पॉल बर्ग ने। पर सक्सेसफुल मतलब उसका आउटपुट दिखे तो वो किसने किया था? कोहेन एंड बॉयर ने। कहां पे? प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। अब चला है राजधानी एक्सप्रेस। तो देखो उन्होंने बोला कि जीन मैनिपुलेशन एक बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है जो बेसिकली किसके साथ डील करती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के साथ डील करती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है? कटिंग एंड पेस्टिंग होता है, पर उसके अलावा क्या होता है? तो बोल सकते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होता है, मतलब इसी का कॉम्बिनेशन को जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। आगे बढ़ो। फिर उन्होंने बोला दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ये पूरा जीन मैनिपुलेशन डिपेंड है। पहला तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिससे तुम कट करोगे, कट करके उसको अटैच कहां करोगे? प्लाज्मिड में। तो वही लिखा है उन्होंने, ठीक है। प्लाज्मिड किसका? बैक्टीरिया का। उसके बाद पहली बार ये किसने किया था? पॉल बर्ग ने किया था। क्या किया था? जीन SV40 का जो जीन है वो किसमें इंट्रोड्यूस किया था? बैक्टीरियम में। पर सक्सेसफुली पूरी फुल पोटेंसी के साथ ये काम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कब किया था? जब कोहेन एंड बॉयर ने इंट्रोड्यूस किया था जीन ऑफ इंटरेस्ट किसमें? प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई में। ठीक हो गई राजधानी एक्सप्रेस। क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो तो पहला क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, ओके ऑप्शन देखते भैया। बायोटेक्नोलॉजी में सब आता है, जीन मैनिपुलेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग। उसके बाद अगर तुम्हारी बुक के हिसाब से जाए तो तुम्हारी बुक का जो फर्स्ट पेज में दो चीजें लिखी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, याद आया? तो इन दोनों को मिला के बायोटेक्नोलॉजी भी बोला जा सकता है। तो देखो जरा, डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही, हाँ मैनिपुलेशन तो हो ही रहा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हाँ बिल्कुल सही। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप बोलोगे मैम ये सब चीजें कहाँ लिखी है? तुम्हारे पैरा में ही लिखी है, लाइन से लिखी है। ये देखो, डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बोलोगे मैम इतने सिंपल सवाल तो आने वाले हैं नहीं। हाँ इतने सिंपल सवाल नहीं आएंगे, पर इन केस अगर यहाँ पे ऐसे ऑप्शन होते, ए होता तुम्हारा जो बुक का दिया हुआ है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो वहां भी दिया हुआ है
दूसरा दिया होता बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी या सॉरी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तीसरा दिया होता बी ए एंड बी बोथ, और तीसरा आखिरी दिया होता जीन मैनिपुलेशन। अब बताओ तुम क्या चूज करते? अब बोलते मैम सभी तो हैं, हाँ सभी है, पर तुम्हारी बुक में ये सारी चीजें दो बड़े बड़े ब्रांच में डिवाइड कर दी है, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या होता? सी होता। ठीक है, अब उस केस में बोलोगे मैम पर हम तो पैरा फॉलो करेंगे। हाँ पैरा फॉलो करोगे, पर देखो जरा यहाँ पे जीन मैनिपुलेशन भी दिया है, वहां भी दिया हुआ है ना डीएनए मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन, डीएनए मैनिपुलेशन। पर वापस अगर तुमको ये दो वर्ड दिए और एक ऑप्शन दिया है बोथ, तो प्लीज बोथ पे जाओ, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टार्टिंग के ही, इस चैप्टर के स्टार्टिंग के ही नीचे लिखा हुआ है कि हम बायोटेक्नोलॉजी को बेसिकली दो बड़ी बड़ी ब्रांचेस या दो बड़े बड़े प्रिंसिपल डोमेन से पढ़ सकते हैं। कौन सा है? पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उसी पलना पलटाओ तो दिखेगा ऊपर लिखा हुआ है कि दूसरा क्या है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसमें डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस आती है। याद आया? तो इसलिए इस केस में अपने अनसीन पैसेज पे, जो है नहीं अनसीन पैसेज, केस स्टडी बेस पे मत जाना, पर किस पे शिफ्ट करोगे अपना पूरा फोकस? तुम्हारी बुक में जो लिखा है। ठीक है, मूव करें अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, इजी था। वापस मैंने बताया अगर यहाँ के कुछ वर्ड्स चेंज करके अगर ऐसा कुछ एक चीज हट जाए और दूसरा लिख दिया जाए क्या? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और तीसरा ऑप्शन हो बोथ, तो बोथ पे जाओगे। फिर भले चौथे ऑप्शन में डीएनए मैनिपुलेशन बायोटेक्नोलॉजी लिखा हो, उसको नहीं सिलेक्ट करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, अब बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज एन, अब बताओ एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या है? ये तो तुम बिना ऑप्शन देखे ही बता सकते हो। अब बोलोगे याद करो, जो अभी तुम्हारा टर्म 2 आने वाला है, यहाँ जरूर हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पर वहां पे रिटन भी आएगा, मतलब एमसीक्यू भी आ सकते हैं केस स्टडी बेस में, और या तो फिर 1 1 2 2 मार्क के तुम्हें लिखना भी पड़ेगा। तो अगर उन्होंने इन जनरल पूछ लिया अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड इज, बताओ क्या है, या व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मिड, या गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लाज्मिड, व्हाट एंड डिफाइन प्लाज्मिड, तो क्या लिखोगे? प्लाज्मिड क्या है? एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए है, जिसका मेन क्रोमोसोमल या जीनोमिक डीएनए से कोई रिलेशन है नहीं है। किसका है ये? एक बैक्टीरिया, या फिर किसका हो सकता है? तुम्हारा ईस्ट का भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या ऑप्शंस है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट डू नॉट रेप्लिकेट, यहां तक सही है। डू नॉट क्यों? रेप्लिकेट, रेप्लिकेट करता है इसलिए तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज कर रहे हैं, तो ये तो भैया हो गया गलत। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट अंडरगो रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही। विद और विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए, अभी मैंने बोला क्रोमोसोमल डीएनए या इसी को क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए। ठीक है, अब बोलोगे मैम जीनोमिक डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए किसका? अरे जिसका प्लाज्मिड है। सपोज करो इकोलाई है, ठीक है, ये रहा तुम्हारा इकोलाई, यहाँ पे है तुम्हारा वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, और यहाँ पे है उसका जीनोमिक डीएनए या क्रोमोसोमल डीएनए। इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये इंडिविजुअली रेप्लिकेट करेगा, याद रखना। तो वही लिखा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट अंडरगो रेप्लिकेशन विथ और विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए या जीनोमिक डीएनए। आई बात समझ में? और यही हमको पता चल गया था, तो क्या हुआ था, इसको निकाल लिया था और इसमें क्या किया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लगाई थी। हुआ क्लियर? अच्छा, तो इस हिसाब से मैम बी हो गया। चलो सी एंड डी भी पढ़ ही लेते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन कॉन्जुगेशन, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके बाद ब्रिस्टल लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन एडिशन, अब कुछ भी बोलेंगे वो, है ना। तो आंसर क्या है तुम्हारा? बी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल दैट अंडरगो रेप्लिकेशन विद और विदाउट क्रोमोसोमल डीएनए या जीनोमिक डीएनए। अच्छा ये बताओ ये कैसा रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड कि डबल स्ट्रैंडेड? याद करो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अच्छा एक एग्जाम्पल बताओ मुझे प्लाज्मिड का, तो एग्जाम्पल है PBr322। बहुत बढ़िया, बोल ही रहे तो जल्दी से बताओ, उसके अलग अलग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता दो। मैम एक जगह होता है ओराई, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है मैम? ROP होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कंट्रोल की जाती है कि कितने रेप्लिकेशन होने वाले। ठीक है, और बताओ मैम 2 सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं, एक को बोलते हैं एम्पिसिलिन, एक को बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन। बहुत बढ़िया, आगे और बताओ। तो अच्छा, तो ये सिलेक्टेबल मार्कर की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि मैम ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करना है। ठीक है, और बताओ मैम यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट है, इकोराया 1, हिंद 2, फिर यहाँ पे PST1, PUV1, इस जगह साल और बाम H1। हो गया याद? यही तो बार बार याद करना है। अब देखना कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा तुम्हारे प्लाज्मिड से, या तो वो डिफाइन करने के लिए बोलेंगे, या तो ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, या उससे रिलेटेड कोई इन डिटेल क्वेश्चन पूछेंगे। मूव करें आगे, क्वेश्चन नंबर 3।
फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तुम्हारे पैरा में लिखा हुआ है किसने सारी कहानी शुरू की, पॉल बर्ग ने, तो स्ट्रेट अवे आंसर पॉल बर्ग। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय पॉल बर्ग टू इंट्रोड्यूस अ जीन ऑफ SV40 इन बैक्टीरिया। तो देखो जरा यहाँ कहीं लिखा है क्या, तो ये लिखा है तुम्हारा जीन, इंट्रोड्यूस अ जीन ऑफ SV40 इनटू बैक्टीरियम, सिर्फ बैक्टीरियम मेंशन किया है। अब बोलोगे मैम हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो जरा, देखो अगर तुमको याद होगा जब उन्होंने सिर्फ बैक्टीरिया मेंशन किया, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये पढ़े हुए लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इसका अनसीन पैसेज नहीं, केस स्टडी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर याद होगा कि अगर कभी भी जैसे ई कोलाई ही ले लो, ई कोलाई में, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, हाँ मैम, अगर इसके अंदर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने इसके अंदर मेरे को अपना चॉइस ऑफ DNA एंटर करवाना है, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मिड है, सपोज कर लो, ठीक है, इसके अंदर प्लाज्मिड है भैया, पर मुझे अपना चॉइस ऑफ DNA अटैक करवाना है, तो नेचुरल तरीका क्या है मैम, एक बैक्टीरियोफेज को यूज करके। तो बैक्टीरियोफेज मतलब एक वायरस बोल रहे हो, हाँ बिल्कुल मैम, तो वायरस होता है, तो वायरस में क्या होता है, एक प्रोटीन कोट होता है, और क्या होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। बेसिकली जितने भी वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर कैसे कल्चर करते हैं, इसी तरीके से ना, क्योंकि उनके पास कौन सा एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव्स। कुछ याद आया, देखो इसका ये, अगर अब तुम एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो ये वाला पोर्शन और वो जो तुम्हारा HIV का पोर्शन है मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि बेस तो दोनों का सेम चल रहा है, वहां भी HIV वैसे इन्फेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर होता है प्रोटीन और RNA अंदर आ जाता है किसके, तुम्हारे TH लिम्फोसाइट या फिर तुम्हारे मैक्रोफेज के, और अंदर आके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से वो RNA का बनता है DNA, और DNA ऐड हो जाता है हमारे जीनोमिक DNA में, ठीक है, मतलब ह्यूमन के न्यूक्लियस के अंदर जो DNA उसके अंदर, और फिर वो अपनी मशीनरी, होस्ट की मशीनरी यूज करके पूरा प्रोडक्शन करता है। अब यहाँ पे सेम तरीका मैं बोल रही हूँ, ई कोलाई के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे कुछ चेंजेस लाना है, रिकॉम्बिनेशन लेके आना है। मैंने नहीं किया था, पॉल बर्ग ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था जीन, कौन सा जीन, SV40 का। अब याद रखो SV40 मतलब एक वायरस है, ठीक है। अब वायरस का जीन इंट्रोड्यूस किया था एक बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया है, ठीक है, मैं भी ई कोलाई हटा देती हूँ, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया में एक वायरस का जीन लाना है, तो कैसे लाओगे, अरे उस वायरस को ही बोलो बाबा डायरेक्ट इन्फेक्शन कर दो, तो ये हुआ बैक्टीरियोफेज। अब फेज ने क्या किया, वापस याद करो स्ट्रक्चर, हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या होता है, कॉलर होता है, फिर एक छोटी सी रिंग रहती है, फिर उसके लेग्स रहते हैं या उसको प्रोबोस बोलते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसका अंदर RNA आ जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा, यही तो बोल रहे हैं। तो अब देखो मतलब मैम आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसको अगर अटैक करवाना है तो हमको एक बैक्टीरियोफेज आंसर में ढूंढना पड़ेगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो। एक मेरे को बैक्टीरिया के अंदर अपना चॉइस ऑफ DNA डालना है, वो चॉइस ऑफ DNA मेरा नहीं है, वो खुद एक वायरस का ही है, तो बेटर है वायरस को ही बोल दो कि तू भैया बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दे, क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसका ये अगर जीनोमिक DNA है और ये प्लाज्मिड है, ठीक है। अब ये जो SV है, वो SV क्या है, ये वायरस ही है, तो मैं वायरस को ही डायरेक्ट ना बोल दूं, इतना मेहनत करने से अच्छा कि भैया तुम ही उसको इन्फेक्ट कर दो। अब जब ये इन्फेक्ट करेगा तो सपोज करो ये था अंदर, ठीक है, तो डायरेक्ट उसका क्या गया, DNA गया, DNA RNA जो भी उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और वो जाके क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, बस हो गया प्रोडक्शन स्टार्ट, हुआ क्लियर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय, मतलब वो क्या पूछ रहे हैं, वेक्टर पूछ रहे हैं, कुछ आई बात समझ में। तो वेक्टर मैम अभी तक तो हम प्लाज्मिड पढ़ रहे थे, हाँ, पर अब मैं बोल रही हूँ वायरस को, हमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल को इन्फेक्ट कराना है, किसमें, एक बैक्टीरियम में। मतलब अब बताओ इनके लिए क्या वेक्टर यूज करोगे, क्या क्या वेक्टर यूज करना, खुद वायरस को यूज कर लो। अच्छा देखो ई कोलाई तो एक बैक्टीरिया है, ऑप्शन के बाहर, कॉस प्लाज्मिड, प्लाज्मिड है वो, हमको तो अपना DNA डायरेक्ट डलवाना है, वेक्टर चाहिए, वेक्टर मतलब इस केस में प्लाज्मिड नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक वायरस चाहिए, तो प्लाज्मिड भी आउट। लैम्ब्डा फेज, तो लैम्ब्डा फेज क्या है, एक वायरस है, हाँ मैम, एक वायरस का ही जीन ऑफ इंटरेस्ट एक बैक्टीरिया में होने वाला है, तो बेस्ट ऑप्शन है वायरस को ही यूज कर लो। तो वायरस का ही नाम क्या लिखा है यहाँ पे, लैम्ब्डा फेज,
हुआ क्लियर? और आखिरी है नन ऑफ द अबव, तो तुम्हारा राइट आंसर क्या हुआ? लैम्बडा फेज। दिखा? अब बोलोगे मैम ये तो कहीं भी केस स्टडी बेस में दिया नहीं है, पर लॉजिक है। याद करो, नेचुरली, ये भी तुम्हारी बुक में मेंशन है, नेचुरली ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो कहाँ होती है? जब एक वायरस अटैक करता है और उसके पास सिंस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है तो अपना आरएनए दे देता है होस्ट के अंदर, सेल के अंदर, वहां वो आरएनए का कन्वर्ट हो जाता है डीएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो डीएनए होस्ट के, याद करो जब तुमने HIV पढ़ा था तो सपोज करो ये सेल है, ये होस्ट का न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये तुम्हारा क्या हुआ? न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हो गया होस्ट का डीएनए हो गया। अब क्या होगा जब एक वायरस इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, HIV बता रही हूँ, जैसे HIV इन्फेक्ट किया तो उसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है इस केस में क्या है? ये RNA है, ठीक है, ये है प्रोटीन कोड, तो उसका ये सब कुछ तो बाहर रह जाएगा, सिर्फ RNA क्या होगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। सिंस उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है तो RNA का बन जाएगा DNA यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये DNA कहाँ गया? अंदर चला गया, तो ये नेचुरली ही तो रिकॉम्बिनेशन करा रहा है। तो ये क्या है? एक नेचुरल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो पहले से प्रेजेंट है, जो कौन यूज कर रहा है? एक वायरस यूज कर रहा है, ठीक है, किसको इन्फेक्ट करने के लिए? जिसमें भी उसको इन्फेक्शन करना है, हो सकता है वो बैक्टीरिया हो सकता है वो, अब इस केस में HIV केस में तो ह्यूमन सेल्स हो, ठीक है, जो TH लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज हो। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी हमने क्या ढूंढा? लैम्बडा फेज, जो क्या है? एक वायरस है। हुआ क्लियर? मूव करें आगे, चलो। तो यहाँ पे तुम्हारा केस स्टडी 1 खत्म होता है, अब केस स्टडी 2 स्टार्ट करेंगे। तो सेम वही पैटर्न, कौन सा पैटर्न मैम? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते चलेंगे, समझते चलेंगे, अगर ज़्यादा टफ है तो साइड में माइंड मैप ड्रॉ करते चलेंगे और फिर राजधानी एक्सप्रेस दौड़ाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, रेडी? ओके। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अंडरलाइन करो, एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करने वाले हैं हम। Was isolated for the first time by W. Arbour in 1962 in bacteria, ठीक है, बैक्टीरिया में था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर, जो अब हमको पता है दो टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, पर यहाँ एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए डुप्लेक्स, हाँ पता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है और सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग से स्टिकी एंड में बना देता है। ओके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए डुप्लेक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट, हाँ उसी स्पेसिफिक पॉइंट को रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं, पैलिंड्रोम के फॉर्म में रहता है। अगर E और IR1 की बात करें तो GAATTC के फॉर्म में होता है। बहुत बढ़िया। ओके, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर, ये तो पता ही है। अच्छा जल्दी से बताओ, 2 मिनट। मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते हैं? DNA लाइगेज को। आगे 3 टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, बट ओनली टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड इन, मतलब 2 ही यूज कर रहे हैं, यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस E और IR1 recognize the base sequence GAATTC in DNA duplex and cut the strand between G and A। बहुत बढ़िया, सब याद हो गया। वापस बोलना है राजधानी एक्सप्रेस चलानी है मैम, ये तो सब हमने पढ़ा हुआ है, नया क्या बताया? सिर्फ आर्बर के बारे में बताया। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? पहली बार कहाँ से निकाला गया? बैक्टीरिया से निकाला गया। कितने टाइप के? 1, 2, 3, जिसमें यूज कौन सा होता है? 2 होता है। सिंस ये स्पेसिफिक साइट पर कट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, बायोलॉजिकल सीजर। किसने किया था? W. आर्बर ने किया था 1962 में, ठीक है। और उन्होंने फिर मेंशन किया E और IR1 का, जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है, उसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस है GAATTC, जहाँ कट कहाँ लगता है? G और A के बीच में लगता है। बहुत बढ़िया, अब पढ़ लें, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मैम बोलोगे आप तो बहुत तेज दौड़ा के गई। हाँ तेज दौड़ा के गई, तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है एग्जाम में, तुमको भी यही करना है, इसलिए मेरे साथ प्रैक्टिस बनाते चलो, ठीक है ना? तो आराम आराम से पढ़ोगे, पेपर छूट जाएगा। पेपर नहीं छूटना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। चलो, only type 2 restriction enzyme are used in gene manipulation because, अब बताओ कि क्यों सिर्फ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज होते हैं? तो याद करो, कोई भी चीज सेल अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में तब यूज करेगा जब उसमें एनर्जी कम से कम लगे, ठीक है। दूसरी चीज, वो कट कहाँ करे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करे, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करे, ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, पैरा में। चलो ऑप्शन देते हैं। ATP इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लीविंग, हाँ ये तो हमको पता है, ATP की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए यूज होता है क्योंकि ATP इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा ओके, उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट। अब देखोगे, देखो ये हमको, अब बोलोगे मैम ये वाला पॉइंट
इसके तो बारे में हमें कोई क्वेश्चन मार्क ही है हम पूरे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। नहीं पता है कोई बात नहीं, छोड़ दो, पर तुमको पता है कि अगर इतना काटा पीटी होना है तो एटीपी सबसे कम लगना चाहिए या लगना ही नहीं चाहिए, तो ये सही है। एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लीविंग, तो हम बोल सकते हैं हाँ। आप बोलोगे मैम हमको थोड़ी ना पता है, पता नहीं है, लॉजिक तो लगा सकते हो, ठीक है। अगला देखो, इट मेक्स क्लीवेज ऑफ और कट इन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये तो मैम 100% सही है, पैरा में भी लिखा है, हमको भी पता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको कट करके स्पेसिफिक पॉइंट पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है, या ओवरहैंगिंग स्ट्रेच बना देता है, या स्टिकी एंड बना देता है। तो ये तो मैम 110% सही है, ठीक है। मतलब सी तो तुम्हारा ऑप्शन है। अब तुम्हें कंफ्यूजन कहाँ आएगा, सी तो है पर ये बहुत ए एंड सी कहाँ से आ गया। तो अब उस केस में अब बोलोगे मैम इसके बारे में पता नहीं, तो हम क्रॉस ही मान के चलेंगे, जब पढ़ा ही नहीं तो पता ही नहीं, चलो छोड़ दो। उसके बाद ए पे आओ, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लीविंग। अब तुम जरा लॉजिक लगा के बताओ कि अगर एटीपी लगने लगा, सोचो इतनी छोटी प्रोसेस में एटीपी लगने लगा, तो क्या 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 ये चीज बैक्टीरियोफेज फेज या वायरस अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके पास तो दो ही चीजें हैं, एक है उसका प्रोटीन जो बाहर ही रह जाता है, और दूसरा आरएनए जो अंदर आ जाता है। अब आरएनए कोड करता है एक रिस्ट्रिक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए, जिसकी वजह से डीएनए निकलता है, डीएनए बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये चीज़ तुमको यहाँ नहीं याद करनी है, इसलिए ये जो केस स्टडी बेस है मैं थोड़ा अलग टाइप से पढ़ा रही हूँ कि तुम्हारा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल भी क्लियर हो जाए, ठीक है। एनसीईआरटी तो हो ही रहा है क्लियर, उसके सारे बेसिक भी कवर होते चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हमारे एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर होते चले। तो एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लीविंग, तो हमेशा याद रखना ऐसी कोई भी प्रोसेस। आप बोलोगे मैम पर जब हमने पॉलीमरेज रेप्लिकेशन पढ़ा था वहाँ भी एटीपी लगता है, तो वो तो डीएनए खुद टूट के ही उसका एटीपी जब रेप्लिकेशन होता है, जब टर्म 1 में पढ़ा था, तो जब डीएनए ओपन होता है रेप्लिकेशन के लिए तो वो खुद ही एटीपी दे देता है प्रोसेस के लिए। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा था। तो यहाँ भी समवॉट ऐसे ही चीज होती है, पर यहाँ पे अलग से कहीं बाहर से एटीपी नहीं आता, इसलिए वो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट लिखा है एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग, ठीक है। अब बोलोगे मैम पर हम तो इसी पे अड़े रहेंगे, हाँ ठीक है, पर अब मैं बोल रही हूँ ना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद कर लो कि एटीपी रिक्वायर्ड नहीं रहती क्लीविंग की, इसलिए आंसर क्या हुआ तुम्हारा बोथ ए एंड सी, जो है डेल्टा ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन आर यूज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर रिस्ट्रिक्शन, मतलब तुमको पता है डाइवेलेंट कैटायन, तो सबसे पहले डाइवेलेंट बोला है तो बोलोगे मैम ये और ये तो आउट ही हो गए। उसके बाद मैम अब हम कंफ्यूजन है मैग्नीज है कि एमजी है, तो जब मैं पढ़ा रही थी तो तुम्हारी बुक में सिर्फ कैल्शियम के बारे में मेंशन है, पर मैंने बताया था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अब ये तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का यूज करके क्या याद करना है, तो सही आंसर क्या है मैग्नीशियम। याद आया? अब देखो सीधा सा तरीका है कि अगर मैम यहाँ कैल्शियम लिखा होता तो कैल्शियम पे जाते, और फिर भी नहीं मैम अगर आपने मैग्नीशियम भी लिखा है तो वहां पे एक और ऑप्शन रहता है जिसका नाम रहता है बोथ ए एंड बी, ठीक है। जब ऐसे कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं ना तो ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। तो वापस अगर हमें कोई भी कैटाइन का यूज करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं, आयंस जो यूज होते हैं वो कौन से रहते हैं, डाइवेलेंट कैटाइन। तो डाइवेलेंट के नाम पे जो सिंगल मोनोवेलेंट है वो हट गए, डाइवेलेंट बचे, फिर उसमें मैंने बताया था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो ये पैरा में दिया नहीं है पर ये तुम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से याद करके आए हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, अरे आइसोलेटेड कहाँ लिखा था, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट नहीं, एनिमल नहीं, जर्मिनल नहीं, क्या हुआ तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल। इजी था मैम। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर और बायोलॉजिकल सिजर बिकॉज क्या कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और क्या कट कर रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है स्टिकी एंड ओवरहैंगिंग स्ट्रेच सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। चलो पढ़ लेते हैं। दे क्लीव बेस पेयर ऑफ डीएनए ओनली एट देयर टर्मिनल एंड, नहीं बाबा टर्मिनल मतलब कोने कोने में, कोने कोने में तो एक्सोन्यूक्लियस करता है, क्या लिखा है यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस, तो ये ऑप्शन क्रॉस। दे क्लीव वन और बोथ स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, ओके हम थोड़ा होल्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बोथ लिखा हुआ है। दे एक्ट ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, नहीं वो दोनों पे काम करता है, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या है, दे क्लीव्स वन और बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। हुआ क्लियर, मतलब बोथ तो काटता ही है पर अगर सिंगल मिल गया तो सिंगल भी काटेगा, पर यहाँ लिखा है ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंड, तो वो ओनली गड़बड़ है, ठीक है। मूव करें अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
Okay, select the option that correctly state the working action of restriction endonuclease E. coli R1 on DNA sequence GAATTC. अब देखो इस केस में तुमको क्या दिया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से तुमको चूज करना है, बट सेम क्वेश्चन वो सिलेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम E. coli R1 ऑन जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड अ वेक्टर. जो बेसिकली तुम्हारा बुक का डायग्राम नहीं है वही वापस वो ड्रॉ करने के लिए बोल देंगे, तो घबराना नहीं है, ड्रॉ करके आना है. हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है. कौन सा वाला डायग्राम बोल रही हूँ, ये वाला डायग्राम बोल रही हूँ जो तुम्हारे यहाँ पे ऐसा है, ठीक है. कौन सा वाला डायग्राम अगर याद आ रहा होगा, एक ऐसा बना हुआ है, देखो इसमें लिखा हुआ है कौन सा, फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट या फॉरेन डीएनए. फिर एक ऐसा है जहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर या प्लाज्मिड डीएनए. याद आया कुछ कुछ. फिर मैंने बताया था इसको ड्रॉ कैसे करना है, फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट. क्या करोगे, यहाँ पे 5 डैश लगाओ, 3 डैश लगाओ. यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे भी 3 डैश लगाओ, 5 डैश लगाओ, क्योंकि मैम ये वाले के सामने लिखा हुआ है. क्या करोगे, GAATTC लिखो, इसका उल्टा लिखो, दैट इज CTTAAG लिखो. इसका सेम एज इट इज यहाँ लिख लो, GAATTC लिखो, इसका GAATTC लिखो. याद करो मैंने बताया था ये बुक का ही डायग्राम है. फिर यहाँ लिखोगे कि E. coli R1 क्या करता है, कट करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड इट शुड बी प्रेजेंट एट बाय द E. coli R1. मतलब दोनों सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस शुड बी यूज्ड इन फॉरेन डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट इन वेक्टर डीएनए एंड द कट इज बिटवीन G एंड A. ये मेंशन करोगे, ठीक है. और उसके बाद कट कहाँ लगाओगे, G और A के बीच में यहाँ कट, और यहाँ G और A के बीच में यहाँ कट. अब इसमें तुम्हें बनाना कैसे, कुछ इस तरीका का पेयर बनाना है. याद आया. तो अगले वाला जब वापस ये ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ होगा, ये तुम्हारा है यहाँ पे GATTAA, ठीक है, GC सॉरी C, ठीक है. उसके बाद ओके, इस जगह ड्रॉ कैसे होगा, सेम ऐसे ही जितना मैंने ब्लू में रखा है वही रखोगे, बाकी वाला हटा दोगे क्योंकि क्या बन रहा है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच, स्टिकी एंड्स, ठीक है. तो यहाँ पे रहेगा G नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पे G ऑलरेडी है, तो G हटा देना. कहाँ से स्टार्ट करोगे, A से. ओके, AATTCG. तो अब ये क्या होगा, ये कंबाइन हो जाएगा किसकी मदद से, ओवर हैंगिंग स्ट्रेच या स्टिकी एंड्स, और डीएनए लाइगेज का यूज होगा. तो ये वाला डायग्राम मैं बोल रही हूँ, याद आया, जिसके नीचे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए यूजिंग E. coli R1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है. तो ये क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन में अभी दिया है, पर एक्चुअल एग्जाम में कैसा आएगा, ये डायग्राम बनाने को ही आ जाएगा, ठीक है. हुआ क्लियर. चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. आप बोलोगे मैम हमने खुद तो सॉल्व कर लिया, तो जल्दी बताओ, GAATTC और E. coli R1 वो कहाँ कट लगाएगा, G और A के बीच में. तो देखते हैं जरा, G और A के बीच में कट है क्या, नहीं, ऑप्शन क्रॉस. G और A के बीच में कट है कहाँ, यहाँ कट लगाए, और G और A के बीच में, ठीक है. G और A के नहीं तो कहीं और ही कट लगाए, क्रॉस. ये भी कहीं और लगाए, क्रॉस. ये भी कहीं और लगाए. तो सही ऑप्शन क्या बचा, B. आई बात समझ में. पर ये इतना इजी नहीं आने वाला, ये ड्रॉ करने के लिए आएगा, 110% मान लो, ठीक है. मूव करें आगे. चलो अब पढ़ते हैं केस स्टडी 3. वापस वही पैटर्न, क्या पढ़ोगे, धीरे धीरे अंडरलाइन करते चलोगे और फिर उसके बाद राजधानी एक्सप्रेस लगाएंगे. ओके, स्टार्ट करें. चलो, द फाउंडेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए वर लेड बाय द डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बेसिकली हुआ क्यों था, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गए थे या प्रेजेंट थे. दीज एंजाइम आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, वेयर दे फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंसिव मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, आरएम सिस्टम. तो बेसिकली एक बैक्टीरिया में एक डिफेंस सिस्टम की तरह रहते हैं जिसको आरएम सिस्टम बोलते हैं. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ दिस सिस्टम वाज फर्स्ट explained by Werner Arber in 1962. The restriction modification system consists of two components. A restriction enzyme called restriction endonuclease identify the introduce foreign gene and cut it into pieces. ठीक है, endonuclease है जो अंदर प्रेजेंट रहता है, अंदर कट लगाएगा और फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करेगा और पीसेस में कट करेगा. द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज मॉडिफिकेशन एंजाइम मिथाइलेज that add a methyl group. मिथाइल मतलब RCH3 है ना, मीथेन होता है CH4, तो मिथाइल क्या हो गया, ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, RCH3. इसको क्या बोलते हैं, एक एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है. चलो, एट ग्रुप टू डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज. मतलब ये बेसिकली एक्सोन्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं.
हुआ क्लियर? लगाए राजधानी एक्सप्रेस। चलो, तो उन्होंने बोला कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी वो शुरू कहां से हुई? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। पहली बार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने डिस्कवर किया था या आइडेंटिफाई किया था? वर्नर आर्बर ने। उन्होंने बताया था कि ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है जो उसका एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इसलिए उसको रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम या आरएम सिस्टम भी बोलते हैं। दो तरीके से प्रेजेंट रहता है। अगर डीएनए के अंदर कट लग रहा है तो उसको एंडोन्यूक्लियस बोलेंगे, जो छोटा सा फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कराता है और कट करता है पीसेस में। दूसरा रहता है जिसको हमें पता है एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, जो कोने कोने में काटता है, बेसिकली काटता नहीं, क्या ऐड करता है? एक मिथाइल ग्रुप ऐड करता है ताकि फर्दर एंजाइम जो क्लीविंग ना हो सके। हो गया क्लियर? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो तुमने ले लिया है स्क्रीनशॉट क्योंकि ये काम की चीज थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम प्रेजेंट इन डैश वेयर दे फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ डैश मैकेनिज्म। तो ये तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, अभी लिखा था बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। किस टाइप का? डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो चलो ऑप्शन देखते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो ठीक है, डाइजेस्टिव गलत है, तो ये ऑप्शन हुआ क्रॉस। प्रोटेस्टेंस तो बात ही गलत हो गई, प्लांट सेल तो बात ही गलत हो गई। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स मतलब क्या? प्रिमिटिव सेल्स या बेसिकली बैक्टीरिया ही। तो हाँ ये सही है और डिफेंसिव भी सही है। तो आखिरी और सही ऑप्शन क्या है? डेल्टा, जो है तुम्हारा प्रोकैरियोट्स एंड इज अ पार्ट ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन एंजाइम इज करेक्ट? मॉडिफिकेशन एंजाइम के बारे में कौन सी दो चीजें करेक्ट है? हमने पैरा में पढ़ा था दो चीजें क्या करेक्ट है कि दो तरीके से काम करता है। पहले जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए के अंदर कट लगाता है, स्पेसिफिक पोर्शन में छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर देता है स्पीसीज में, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कि बाहर क्या ऐड होता है? मिथाइल ग्रुप ऐड होता है दोनों बेसिस पे, ठीक है, मतलब दोनों एंड्स टर्मिनल पे ऐड होता है ताकि फर्दर एंजाइम का एक्शन वो प्रोटेक्ट हो सके फर्दर एंजाइम के एक्शन से, ठीक है। याद आ गया मैम? चलो पढ़ते हैं। इट ऐड मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप तो ठीक है, टू 1 और 2 बेसिस, हाँ वो भी ठीक है, यूजुअली विद इन द होस्ट डीएनए सीक्वेंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिल्कुल सही। और उन्होंने पूछा क्या है? करेक्ट। तो हाँ मैम मिल गया। चलो अब क्या मिल गया? तो नीचे के नहीं पढ़ने, नहीं नहीं पढ़ लो, क्या पता तुम जल्दी में कोई एक वर्ड गलत भी पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो भी देखते हैं। इट ऐड इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है तो ऑटोमेटिक क्रॉस बोल रही थी, क्रॉस हो गया, ठीक है। क्यों क्रॉस हो गया? क्योंकि मिथाइल ग्रुप के बारे में पढ़ा है, यहाँ इथाइल लिखा है, हटाओ इसे। इट ऐड मिथाइल ग्रुप, ठीक है, टू ओनली वन ऑफ द बेसिस, नहीं भैया वन ऑफ द बेसिस नहीं, वन या फिर टू, बोथ within the foreign DNA कि host DNA, okay, sequence that it is recognized by restriction enzyme, recognize करवाना ही नहीं है, उसको protect करवाना है, और यहाँ तो उल्टा काम करवा रहे हैं, तो गलत। और none of the above, तो none of the above तो है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया था, क्योंकि ये as it is स्टेटमेंट है पूरे तुम्हारे पैरा का, है ना, जो केस स्टडी है उसका, कि क्या मिथाइल ग्रुप ऐड करता है एक को या दोनों बेस को, यूजुअली विद इन द होस्ट सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नहीं यकीन हो रहा तो देखो यहाँ लाइन एज इट इज लाइन लिखी हुई है, डीएनए सीक्वेंस साइट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 केस स्टडी 3 का क्या बोल रहा है? चलो नहीं ये तो हुआ ही नहीं अभी 2। हाँ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो देखो ये चीज तुमको अब पूछ रहे कि बताओ कौन सा टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि 3 टाइप के रिस्ट्रिक्शन साइट होते हैं 1 2 3, जिसमें से सिर्फ 2 काम करते हैं, हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब मैम आप ये बोल रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़े हुए सब टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है? हाँ बिल्कुल सही। तो देखो इसमें से ALU 1 पढ़ा है? नहीं मैम हमने नहीं पढ़ा है, तो अभी के लिए इसको क्रॉस लगा दो। EcoRI-R1 पढ़ा है? हाँ मैम पढ़ा हुआ है, 1000 बार पढ़ा हुआ है। BAM H1 पढ़ा है? हाँ मैम पूरे PBR 322 में भी एक साइट है BAM H1, ठीक है। और ऑल ऑफ दिस वापस, अब एक के बारे में तुमको इंफॉर्मेशन नहीं है, पर 3 में से 2 तुमको पता है, 110% आंसर है, तो तुम्हारा आंसर क्या गया? ऑल ऑफ दिस। जरूरत ही नहीं है ALU 1 के बारे में पता होने की, और तुम बोल भी नहीं सकते आउट ऑफ कोर्स है, भले वो आउट ऑफ कोर्स है, नहीं पढ़ा है, पर क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है ना। तो आंसर क्या आया तुम्हारा? ऑल ऑफ दिस। तो याद रखना जिस भी MCQ में जैसे तुम्हें लग रहा है कि
मैम हम कैसे डिसाइड करें कि ऑल ऑफ दीज है? तुम ई और IR1 के बारे में कंफर्म हो? हाँ मैम कंफर्म है। बाम H1 के बारे में कंफर्म हो? हाँ मैम कंफर्म है। तो 3 ऑप्शन में से जब 2 तुम्हारे कंफर्म है ही 110%, तो तीसरे जो तुमने नहीं पढ़ा उसको छोड़ दो। तुम्हारा आंसर क्या आया? ऑल ऑफ दीज। आई बात समझ में? कंफ्यूज मत होते बैठना कि अब मैम इन दोनों में से कौन सा चूज करें, ऐसा करना ही नहीं, दोनों है तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। हुआ क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये चीज याद करनी पड़ेगी। तुम्हारी बुक में हिंद 2 के बारे में मेंशन्ड है कि वो 6 रिकॉग्निशन साइट 6 बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करके कट करता है, और वहीं पे एक लाइन कुछ पब्लिकेशंस पे लिखी हुई है कि इट वाज अ फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो सोचो ये तुम्हारे पैरा में कहीं में नहीं दिया हुआ है, पर पूछ तो रहे हैं कि नहीं। सिमिलरली इसका पहला वाला क्वेश्चन जो ये है, थर्ड वाला, इसके बारे में भी तुम्हारे पैरा में कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब आया समझ में? अनसीन पैसेज नहीं है ये। केस स्टडी में केस के ऊपर कुछ अलग बकवास चलेगी, ठीक है? हम बकवास बोल रही हो, हाँ। अब अगर बहुत बार होता है कि पैरा कुछ और बोलते रहता है और क्वेश्चन तो वही आने जो हमारे एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, तो एक तरीके से बकवास ही हुई ना। हम बकवास नहीं कंसिडर करें, इन्फॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है? तो केस में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेगा, पर उसमें आंसर नहीं मिलेगा। हाँ, किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी हुई तो मिल जाएंगे स्ट्रेट आंसर, जैसे हमने 1-2 क्वेश्चन में देखा भी था, 1-2 केसेस में भी देखा था, ठीक है? तो याद करके जाओगे क्योंकि तुम्हारे बुक में 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से मेंशन किया है। एक तो तुमको पता ही है, एक और IR1 है ना, 1 के बारे में मेंशन किया है, उसका पूरा मैकेनिज्म तक एक्सप्लेन करके रखा है। GA, TTCG और A के बीच में कट लग रहा है, यहाँ तुम्हारे जीन ऑफ इंटरेस्ट में दूसरे वेक्टर की जगह पे फिर ऐड हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, लाइगेस का यूज हो रहा है, जो उसके ऊपर डायग्राम तक है। मतलब मैम आप ये बोल रहे हो कि अगर E और IR1 के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो हम डायग्राम बना के आए? हाँ, डायग्राम बना के आओगे। सिर्फ E और I का नहीं बात कर रही हूँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कोई टॉपिक है या ऐसी कोई टेक्निक है जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछी गई है, भले क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं कर रहे कि डायग्राम बनाओ, पर तुम्हारे बुक में उस टेक्निक को एक्सप्लेन करने के लिए कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तुम बना के आ जाना। आई बात समझ में? ओके। तो सिमिलरली ई और IR1 के बारे में मेंशन्ड है बहुत ज्यादा, फिर हिंद 2 के बारे में भी मेंशन्ड है। बोला गया है उसमें कि 6 बेस पेयर्स को वो आइडेंटिफाई करता है, कट करता है, और पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और उसके बारे में तो और उसके अलावा PBR 322 में तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, PST1, PU1, बाम H1, ठीक है? उसके बाद हिंद 2, ई और IR1, ठीक है, साल 1। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, कंपोनेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड। अब वो पूछ रहे हैं बताओ क्या क्या रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में होता है। ये एज इट इज क्वेश्चन पैरा से उठाया गया है। तो हमको पता है एक मॉलिक्यूलर सीजर होती है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और ग्लू मतलब लाइगेस। तो देखो जरा ऑप्शन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हाँ है, मॉडिफिकेशन एंजाइम वो तो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई ही हो रहा है, तो मॉडिफिकेशन एंजाइम नहीं, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन एंजाइम के ये पार्ट है। लाइजिंग एंजाइम हाँ, लाइसिस हो रहा है ना, DNA लाइगेज भी है, एंड बोथ A and B। तो क्या आया तुम्हारा आंसर? बोथ A and B। अब लाइजिंग एंजाइम के बारे में मेंशन नहीं है, लाइगेज के बारे में मेंशन है। ये LY लिखा है और मैं LIGASE के बारे में बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? बुक में तुम्हारे पैरा में ही लिखा था कि क्या चाहिए होता है तुमको मॉडिफिकेशन कराने के लिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और फिर उन दोनों को जो तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट DNA बनाने के लिए फॉरेन जीन और वेक्टर को जोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर ग्लू, जिसका नाम लाइगेज होता है, लाइसिंग एंजाइम नहीं होता, ठीक है? तो तुम्हारा आंसर क्या है? बोलोगे मैम हमारा आंसर तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ही है। हाँ, पर एक और ऑप्शन है, बोथ A and B, और मॉडिफिकेशन एंजाइम ही, कुछ और नहीं। याद करो तुम्हारे पैरा में ही लिखा था मॉडिफाई कैसे करता है, या तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, इसलिए इसको तुमने टिक लगाया, और मॉडिफिकेशन कैसे करता है? मिथाइल ग्रुप ऐड करके, इसलिए इसको टिक लगा रहे हो। इसलिए तुम्हारा आंसर क्या हुआ? बोथ A and B। हुआ क्लियर? इजी था। चलो अगले केस पे मूव करें। तो केस नंबर 4। ओके, तरीका वही, अंडरलाइन करेंगे, एंड में राजधानी एक्सप्रेस लगाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें, चलो। द वेक्टर्स, अब वेक्टर्स के बारे में बात की जा रही है, मतलब प्लाज्मिड वेग वेक्टर है, ठीक है? अगर यही वेक्टर तुम्हारे दूसरे चैप्टर में होता तो वहां पे मलेरिया, उसके बाद डेंगू, मॉस्किटो, मक्खी, इसके बारे में मेंशन करके। तो तुम्हारी बुक में 2 वेक्टर है, याद रखना। उसके आगे का कंटेंट क्या है उसके ऊपर डिसाइड करोगे कि वो वेक्टर प्लाज्मिड है कि वो वेक्टर तुम्हारा मक्खी मच्छर है, ठीक है? चलो, द वेक्टर आर DNA मॉलिक्यूल दैट
कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, हाँ पता ही है। उसके बाद वेक्टर में भी प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, जैसे हमने एक केस के पहले पढ़ा था कि अगर बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराना है, बैक्टीरिया में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, तो क्या ऑप्शंस के थ्रू तुम उसको इन्फेक्ट करा सकते हो। तो उसमें था बैक्टीरिया, एक इकोलाई था, दूसरा प्लाज्मिड था जो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, एक खुद हमें बैक्टीरिया का ही डीएनए इंजेक्ट कराना था। तो वहां पे ऑप्शन क्या था, लैम्बडा फेज है ना। तो लैम्बडा फेज क्या है, बेसिकली बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो देखो वेक्टर्स में भी प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया, कॉस्मिड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम याक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक एंड वायरसेस। अब तुम्हारी बुक में सिर्फ बैक और याक के बारे में मेंशन्ड है, पर जब तुम इन डिटेल पढ़ोगे थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, तो इनके बारे में इनका थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ के जाना, ठीक है। चलो, द मोस्ट वाइडली यूज वर्सेटाइल इजी मैनिपुलेटेड वेक्टर इज, हमारा फेवरेट बुक में दिया हुआ PBR 322 इज एन आइडल प्लाज्मिड वेक्टर। फीचर्स दैट आर required to facilitate cloning into vector include ORAI, हमें पता ही है, जिसको origin of replication बोलते हैं, which is a sequence, specific sequence of DNA base responsible for initiating replication, जहां से replication start होता है ना। Selectable marker जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन हो गए, जीन एंड क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट कौन कौन से हो गए, BAMH1, SAL1, PST1, PUE1, फिर उसके बाद EcoRI-R1 और HIND2। देखो इतने सारे चीजें याद हो गई। अब एक बार राजधानी एक्सप्रेस लगा दें। चलो, तो वेक्टर के बारे में मेंशन किया है। वेक्टर उन्होंने बोला वो चीज है जो रेप्लिकेशन करता है, होस्ट सेल के अंदर जाके फॉरेन डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। फिर वेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, कॉस्मिड, याक और बैक। याक मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। उसमें से बेस्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, वो है प्लाज्मिड PBR 322। इसमें क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां से इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सिलेक्टेबल मार्कर भी है और क्लोनिंग साइट भी है। बस हो गया। देखो यही पैटर्न में जब तुम कोई टॉपिक भी याद करोगे ना, यही राजधानी एक्सप्रेस तुम लगाओगे एक दिन पहले, ठीक है, कि फटाफट फटाफट सारे मेन पॉइंट बोलते चलोगे तो मेन एग्जाम बहुत इजी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। नहीं तो मैं हूँ ही रिविजन करवाने, बने रहना बस मेरे साथ, ठीक है। चलो हो गया, क्लियर है। चलो अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P in PBR 322 denote that it is a plasmid। पता ही ये नया क्या है, इसमें ऑप्शन देने की भी जरूरत नहीं, हम खुद ही बता देते क्या है, वो प्लाज्मिड है। चलो अगला, ORAI is a specific DNA sequence that help in, अभी बताया था origin of replication। यार रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होती है, तो स्टार्ट को और अच्छी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनिशिएट होती है। तो जरा देखो क्या लिखा है, अटैचमेंट ऑफ प्राइमर नहीं जी, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन हाँ जी, एक्सटेंशन ऑफ डीएनए नहीं जी, इनिशिएशन ऑफ डीनेचुरेशन इसके तो बात ही नहीं की गई। तो सही आंसर क्या है, बी, इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। हुआ क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, A and B shown in the figure respectively indicate। चलो ये PBR 322 है, देखो हमने बता दिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ROP है, यहाँ पे PUV2 साइट है, SAL1 है, BAMH1 है, फिर अब देखो CAL1 है, HIND3 है, उसके बाद EcoRI-R1 है, PST1, PUE1। अब वो पूछ रहे बताओ A क्या है, बताओ B क्या है। अरे ये सिलेक्टेबल मार्कर वाली जगह है, कौन कौन सी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। कैसे लिखते हो, AMPR ऊपर, ठीक है, फिर टेट्रासाइक्लिन TET और R ऊपर। क्या है ये दोनों, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, PUE1 एंड CAL1 नहीं, ROP एंड SAL1 नहीं, एम्पिसिलिन R एंड टेट्रासाइक्लिन R यहाँ, और उल्टा कर दिया है। तो उल्टा नहीं, पहले एम्पिसिलिन आता है फिर टेट्रासाइक्लिन आता है। हुआ क्लियर, इजी था। चलो क्वेश्चन नंबर, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते कि A एंड B शोन इन अ फिगर, पर याद रखना वो इतने क्लेवर रहेंगे कि बाकी की जो लेबलिंग है ना उसको भी गायब कर देंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब याद रखना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से वो तुमको क्वेश्चन कहाँ चेंज करवा सकते हैं कि क्या दूसरा तरीका है सिलेक्टेबल मार्कर चूज करने का, एक्सेप्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। मतलब वो क्या, किसका क्वेश्चन पूछ रहे, तुम क्रोमोजेनिक का पूछ रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का पूछ रहे हैं, फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का पूछ रहे हैं। आई बात समझ में। तो बहुत एकदम मतलब खुले रखो अपने आँख कान नाक। बोलोगे मैम नाक का क्या यूज है, वो तो पेपर है, हम ऐसे बोलते हैं तो अच्छा लग रहा है ना, इसलिए बोल दिया मैंने। तो आपने आंखें खुली रखो और अपने अंदर का ब्रेन एकदम ओपन रखो कि वो कौन सी चीज से किससे रिलेट कर सकते हैं। अब तुम्हें खुद पता चल रहा होगा कि वो अगर एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन पे सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं, तो हो सकता है वो इन डिटेल पूरा मैकेनिज्म भी पूछ ले, ये बन जाएगा अलग क्वेश्चन।
उनको यहाँ भी चुल नहीं बनी तो बोलेंगे हम अब एंटीबायोटिक पूछेंगे नहीं, हम पूछेंगे कि बताओ कोई दूसरा तरीका है सिलेक्टेबल मार्कर का एक्सेप्ट एंटीबायोटिक। तो अब जो पढ़ के नहीं गए होंगे तो वो खाली छोड़ के आएंगे, और हाँ तुम पढ़ के जा रहे हो तो क्या लिख के आओगे, क्रोमोजेनिक जीन या फिर क्रोमोज कलर का ऑब्टेन करके, जो किससे होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर उस जगह वो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है वो कौन सा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वहां पे जीन इंसर्ट नहीं किया है तो ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी, और उसी जगह अगर तुम्हारा फॉरेन जीन इंसर्ट हो गया तो बैक्टीरियल की कॉलोनी व्हाइट कलर की मिलेगी। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स होगा तो कौन सा मिलेगा, व्हाइट कलर कॉलोनी, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स या नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो क्या, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा तो ब्लू कलर की कॉलोनी मिलेगी। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन से वो 2-3 क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। अब उनका मन फिर भी नहीं भरा, फिर वो बोलेंगे बताओ जरा, यहीं से वो बोलेंगे ई कोराई R1 नहीं देंगे, वो उसको C लेबल कर देंगे, ये क्या है और इसकी मैकेनिज्म इन डिटेल बताओ, मतलब वही पूरा डायग्राम बना के बताओ। आई बात समझ में, तो घबराना नहीं है। अब यहीं से ट्रिकी क्वेश्चन जो बोलते हैं ना कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, वो बोल देंगे कि बी, अब ये एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन भी नहीं देंगे, उसको A और B लेबल करेंगे। वो बोलेंगे BAM-H1 वाली साइड पे फॉरेन जीन को कर दिया है इंसर्ट, आप बताओ कौन सा एंटीबायोटिक को यूज करोगे फॉर चेकिंग रेजिस्टिविटी या फॉर चेकिंग ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन। मैं नान बोल रही हूँ, ठीक है, भूख लगी मेरे को ऐसा लगता है। चलो, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जीन, तो यहाँ से तुम्हारा कंसेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पे कि अगर टेट्रासाइक्लिन वाली जगह जो BAM-H1 है, अगर उस जगह हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन काम करेगा क्या, नहीं करेगा। फिर उस केस में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसको यूज करना पड़ेगा, एम्पिसिलिन को यूज करना पड़ेगा। ये आता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन का एक पार्ट है। अगर उन्होंने बोला कि PUV1 साइड पे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फॉरेन डीएनए हैज बीन इंसर्टेड एट द साइट ऑफ PUV1, व्हिच एंटीबायोटिक यू विल यूज फॉर चेकिंग ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट या फॉर चेकिंग रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, तो क्या यूज करोगे, टेट्रासाइक्लिन। अगर उन्होंने क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट करना है, उन्होंने बोल दिया कि PUV1 और BAM दोनों जगह ऐड कर दिया, तो बताओ क्या यूज करोगे। इन दोनों को यूज नहीं कर सकते, अगर मतलब कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। कैसे मैम, कि अगर हमने दोनों ऐड करके, मतलब दोनों एंटीबायोटिक का यूज कर लिया और जो कॉलोनीज मर गई, इसका मतलब जो मर गई थी एक्चुअली उसी में हमारा ट्रांसफॉर्मेंट था, और जो नहीं मरी तो उसमें नहीं था। आई बात समझ में। चलो मूव करें, तो इतना थर्ड कैटेगरी वाला तो नहीं आएगा, हाँ, बट थर्ड कैटेगरी वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया, जो दोनों में ऐड कर लिया, तो अब बताओ क्या करोगे, कैसे पहचानोगे, तो वो आएगा तुम्हारे एंट्रेंस लेवल पे। ठीक है, 12th और CUT लेवल के लिए, 12th के लिए तो वो बेसिक ज़्यादा से ज़्यादा वो यही बोलेंगे कि एक जगह ऐड किया तो बताओ कौन सा यूज़ करोगे और क्यों, क्योंकि बताओगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन होता है। और CUT लेवल पे वो इन्हीं दोनों का थोड़ा कॉम्बिनेशन के, और उसमें और अब CUT में तो वो डायग्राम भी नहीं देंगे तुमको, और कंफ्यूज करने के लिए कोई डायग्राम नहीं देंगे। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट साइड बता देंगे कि BAM-H1 वाले साइड पे, तो इसके लिए तुम घर से याद करके जाओगे कि BAM-H1 कौन सी जगह पे है। ठीक है, चलो मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्टेबल मार्कर इन वेक्टर। अच्छा, अब देखते क्या करता है सिलेक्टेबल मार्कर। यार अभी तो बताया, एक ही तो काम होता है, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को क्या करना, अलग अलग करना, आइडेंटिफाई करना, एलिमिनेट करना। चलो, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन, नहीं जी, वो तो ओराय होता है ना, जो इनिशिएट करता है रेप्लिकेशन। हेल्प इन सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, हाँ जी बिल्कुल सही। कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन रेप्लिकेशन प्लाज्मिड, नहीं जी। कंटेन यूनिक रिकॉग्निशन साइट, नहीं जी। तो सही आंसर क्या है, बी, हेल्प इन सिलेक्टिंग ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। हुआ क्लियर, मूव करें आगे। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्लाज्मिड वेक्टर आर, अब वो बोल रहा है बताओ प्लाज्मिड क्या है। सबसे पहले मत देखो ऑप्शन, बताओ क्या है मैम, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। ठीक है, किसका डीएनए है मैम, बैक्टीरिया का है, उसके खुद के जीनोमिक डीएनए को छोड़ के। बहुत बढ़िया, एक और बताओ कैसा है मैम, डबल स्ट्रैंडेड है मैम, उसमें रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हैं। चलो देखो, डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, हाँ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, हाँ, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ईस्ट, हाँ, तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। आई बात समझ में। मूव करें अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है अब अगला केस स्टडी। केस स्टडी नंबर 5, आखिरी केस स्टडी इस चैप्टर की, ढंग से पढ़ना। वापस वही पैटर्न रखेंगे, क्या, पहले एक एक करके अंडरलाइन करेंगे, फिर राजधानी एक्सप्रेस लगाएंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करें। रजत स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आगे क्या करें, चलो देखो। हिज प्रोफेसर
टेल। अब तुम लोग जनरली क्या बोलते हैं, ऐसे पढ़ोगे फिर बोलोगे तो हम क्या करें, है ना, तो ऐसे बोलते ही हो पढ़ते पढ़ते। मैं भी जब स्टूडेंट थी ऐसे कोई बताता था रजत स्टूडेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो मैं पूछूं तो मैं क्या करूं। ठीक है, चलो, और कुछ नहीं करना, आगे सॉल्व करना है क्वेश्चन। हिज प्रोफेसर टेल हिम दैट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, उनके प्रोफेसर ने बोला कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड केपेबल ऑफ टेकिंग अप डीएनए एंड डीएनए डू नॉट पास थ्रू मेम्ब्रेन। अब देखो यहां से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारे एनसीईआरटी की आई, क्या आई इंफॉर्मेशन, ये आई इंफॉर्मेशन कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो कंपीटेंट सेल बनाना पड़ेगा, और कंपीटेंट सेल तब बनेगा जब डीएनए क्या होगा, वो सेल लेगा, पर सेल डीएनए क्यों नहीं कंज्यूम, पर डीएनए डू नॉट पास। अब ये तुमको पता है कि क्यों नहीं पास कर पाता। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, यहीं पे आगे पढ़ते हैं। तो देखो, अगर तुमको याद होगा कि डीएनए क्यों पास नहीं कर पाता, क्योंकि डीएनए खुद क्या है, एक हाइड्रोफोबिक नहीं, फिलिक सब्सटेंस है ना, मॉलिक्यूल। और जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है वो कैसी है, वो मैम लिपिड बाइलेयर है। हाँ ठीक है, लिपिड बाइलेयर है, पर उसका जो बाहर का पोर्शन है वो तो है हाइड्रोफिलिक, पर अंदर का क्या है, हाइड्रोफोबिक, वाटर हिटिंग, है ना, एकदम फियर कर रहा है। अब तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल खुद है वाटर लविंग, तो वो कौन से जगह से पास होने में उसको दिक्कत आती है, हाइड्रोफोबिक जगह से। इसीलिए जो डीएनए वो क्या नहीं कर पाता, पास नहीं कर पाता थ्रू मेम्ब्रेन। अब यहाँ सिर्फ मेम्ब्रेन लिखा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेफरेंस है। ठीक है, तो क्या क्या याद आया कि मैम रजत था student of biotechnology, his professor tells him that transformation with recombinant DNA, the bacterial cell must be made capable of taking up DNA, मतलब competent DNA बनाना पड़ेगा, पर उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि DNA जो है वो पास नहीं हो पाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब हमको रीजन पता है, ठीक है। While doing experiment in the lab, Rajat noticed that bacterial cell were not taking up the foreign DNA even after treating it with sodium ion। अरे सोडियम आयन नहीं ट्रीट करना पड़ेगा, डाइवेलेंट केटायन ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर हीट शॉक मेथड ट्रीट करना पड़ेगा। याद आया, चलो। He asked his professor the reason behind it. His professor explained that he should check the valency and charge of the ion that he is using for the treatment। तो सोडियम आयन का क्या होता है, Na पॉजिटिव है, तो मोनोवेलेंट है। डाइवेलेंट मतलब जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है। हुआ क्लियर? चलो अब पढ़े क्वेश्चन, मैम बन जाएंगे, बिल्कुल सही। इट इज डिफिकल्ट फॉर डीएनए टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब देखो ये सारे क्वेश्चन का रीजन पूछ रहे हैं, पर इसमें जो तुम्हारा केस स्टडी उसमें उसके आंसर नहीं लिखे हुए हैं। ये तो हम याद करके गए थे ना कि डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है। तो वापस, इट इज डिफिकल्ट फॉर डीएनए टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन एज डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, और मेम्ब्रेन किसका कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। बाहर की साइड तो हाइड्रोफिलिक है, पर अंदर की साइड क्या है, हाइड्रोफोबिक है। तो डीएनए हाइड्रोफिलिक वाला जगह तो पास कर लेगा, पर जैसे ही जो बीच वाला स्ट्रक्चर आएगा, जहां पे जैसे लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड ही है, तो इसका जो हेड है वो तो फिलिक है, पर जो ये टेल वाला पोर्शन है ये क्या है, फोबिक है। तो ये वाला पोर्शन तो डीएनए मॉलिक्यूल पास कर लेगा, पर यहां अटक जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड, और वो खुद क्या है, फिलिक, नहीं पास कर पाएगा। अच्छा, इट इज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, गलत ही है। इट इज सर्कुलर मॉलिक्यूल, गलत है। इट चेंज इट शेप व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द होस्ट सेल, नहीं, ये सब कुछ बकवास है। मेन रीजन है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कैन गो थ्रू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल ओनली, जैसे ऑयल कैन बी पास थ्रू ऑयल ओनली। अगर तुमने ऑयल और वाटर क्या है, बट वाटर अलग है ना, अलग सॉल्वेंट है, क्या ऑयल उसमें मर्ज होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि ऑयल क्या है, एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, उसको पानी से डर लगता है। तो अगर तुमको ऑयल, सपोज एक कंटेनर है, उसमें पानी डाला हुआ है, ठीक है, उसमें तुमने एक ऑयल का एक ड्रॉपलेट डाल दिया। अब ये क्या होगा, सब करते ही हैं, उसमें एक और ऑयल का ड्रॉपलेट डालो, तो धीरे धीरे देखोगे दोनों ऑयल ड्रॉपलेट मर्ज होकर एक बड़ा ऑयल ड्रॉपलेट बना लेगा। क्यों, हाइड्रोफोबिक एक साथ रहेंगे। सिमिलरली अब ये वाला पोर्शन क्या है, लिपिड बाइलेयर का, तुम्हारा हाइड्रोफोबिक है। अब तुम हाइड्रोफोबिक एक साथ रहना चाहते हो, उसमें तुम हाइड्रोफिलिक डीएनए को घुसा रहे हो, जाएगा क्या, वो अलाउ ही नहीं करेगा। ठीक है, अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे मतलब
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलाउड नहीं है कि हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक वाली चीज पास हो सके। चलो, इसीलिए क्या करते हैं, डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करते हैं या हीट शॉक थेरेपी देते हैं। देखो, व्हाट टाइप ऑफ आयन आर यूज फॉर डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, डाइवेलेंट कैटायन। ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। मोनोवेलेंट यूज किया था सोडियम आयन, पर गलत था, आयन तो यूज करना ही नहीं है, ऑप्शन है कैटायन, और वो भी कैसे, डाइवेलेंसी के, मतलब कैल्शियम 2+, Mg2+। तुम्हारी बुक में कैल्शियम के बारे में ही मेंशन किया गया है। चलो, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आरडीएनए स्टैंड फॉर, ये भी मैम इजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिड्यूस थोड़ी ना, रेड डीएनए नहीं, रिलेटेड भी नहीं, सिंपल सा है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलो, फोर्थ पे आते हैं, Which of the following statement with regard to DNA is correct? अब बताना कि करेक्ट कौन सा है। DNA is positively charged, गलत, अरे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप है। Having 2 polynucleotide chain है तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं। नाइट्रोजन बेस ऑफ 2 polynucleotide chain form complementary pair A opposite to G, यही गलत है, ये तो सब सही है, ये पहली लाइन तो सही है, पर नीचे जो लिखा है वो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ लिखा है देखो जरा, ए के साथ किसकी बाइंडिंग होती है, टी की, डबल बॉन्ड से। जी के साथ किसकी बाइंडिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड से, और ये बाइंड क्या कर रहे हैं, ए और जी, गलत, पढ़ो भी मत। बैकबोन ऑफ डीएनए चेन इज बिल्ड अप ऑफ ऑल्टरनेटिव डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, हाँ, और आखिरी है बोथ ए एंड सी, पर करेक्ट क्या है तुम्हारा, बोथ ए एंड सी नहीं है। देखो, ये आप बोलोगे मैम अब इसमें हमको सी के बारे में तो कंफर्म है, पर ए के बारे में तुम 100% नेगेटिव हो ना, डीएनए तो नेगेटिव मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव लिखा है, तो ये भी कहां से होगा, तो आंसर क्या है, सिर्फ सी, कि बैकबोन क्या, ऑल्टरनेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, सॉरी 5 है, 4 तो हो गया था। Assertion reason, competent host is essential for transformation with rDNA। हाँ भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर करवाना है तो competent host बनाना बहुत जरूरी है। जब rDNA हो गया, वो ले तो सही, जैसे मतलब हमने इतना मर्ज करके फॉरेन डीएनए किया, फिर हमारा ये वेक्टर में डाल दिया, अब ये जो डीएनए, जो हमारा rDNA, या rDNA किसके अंदर जाना है, सपोज करो हमारे बैक्टीरिया के अंदर जाना है, ई कोलाई के अंदर, पर वो ले ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी वही कहानी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, लिपिड बाइलेयर, और ये कैसा है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, लिपिड बाइलेयर का बीच वाला पोर्शन कैसा है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, तो ये जाएगा ही नहीं, तो ये क्या नहीं बनेगा, कंपिटेंट सेल नहीं बनेगा, इसलिए इसको किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, डाइवेलेंट कैटायन के साथ। इसीलिए कंपिटेंट होस्ट तो जरूरी है, ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए खुद को एक्सप्रेस कर सके। जब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए ई कोलाई के या जो भी तुम्हारा सेल है उसके अंदर एंटर नहीं करेगा, तो वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करेगा, खुद का प्रोटीन या प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, इसलिए इस सेल को उसको लेना जरूरी है, और यही प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपिटेंट होस्ट बनाना। तो कंपिटेंट होस्ट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए आरडीएनए, बिल्कुल सही। आगे, अब बिकॉज में क्या होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सेल उस डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खुद को उसका एक्सप्रेस कैसे करेगा, है ना, ये होना चाहिए। अब लिखा क्या है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड ट्रांसइंफेक्शन। पहली बात तो जो बोला था वो लिखा नहीं है, तो वैसे ही ऑप्शन चला गया, मतलब ए का भी ऑप्शन गया और बी वो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो चलो देख लेते जो लिखा है वो सही लिखा है क्या। ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड ट्रांसफेक्शन, गलत। ट्रांसफेक्शन तो बोलते हैं पर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं बाबा, यूकैरियोटिक सेल में, तो ये तो स्टेटमेंट अपने में ही गलत चल रहा है। तो मैम यहाँ सही क्या होना चाहिए था, अगर ट्रांसफर हो रहा है डीएनए में पर वो यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल है, तब हम बोलेंगे क्या, ट्रांसफेक्शन। हुआ क्लियर, तो सिर्फ ए सही है, तो आंसर क्या आएगा, सी। व्हेन असर्शन इज राइट बट द रीजन इज रॉन्ग, मतलब इटसेल्फ वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, फिर उसका वो करेक्ट लॉजिक तो अलग ही बात हो गई। आई बात समझ में, तो यहां से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, या ये लिख लो कि ट्रांसफेक्शन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जब ट्रांसफर होता है डीएनए यूकैरियोटिक सेल में तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफेक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे केस स्टडी बेस खत्म होते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो क्या करोगे, रिवाइज करोगे, क्योंकि रिवाइज जितना करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो जल्दी जाओ वेबसाइट पे, गूगल पे टाइप करो www.magnetbrains.com, जैसे एंटर दबाओगे ये होम पेज आएगा, अपना क्लास सिलेक्ट करो, सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, चैप्टर सिलेक्ट करो और सुनना शुरू करो, क्या बोल रहे हो, सुनना शुरू करो, ठीक है। ओके, अब फिर क्या करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पढ़ना है, गेम के अब तो 10 दिन ही बचे हुए हैं और फुल ऑन फुल स्कोर करना है, तो बने रहना मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक स्टडी हार्ड।